Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today we are going to continue the chapter from topic technological and institutional reforms. तो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इट वॉज मेंशन इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स कि खेती बाड़ी या खेती जो है फार्मिंग जो है इंडिया में वो पिछले कई सालों से कई हज़ारों सालों से की जा रही थी. सस्टेन यूजर्स ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. ठीक है, और जो फार्मिंग की जा रही थी वो बिना किसी टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की वजह से की जा रही थी और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट भी थोड़े बहुत हो रहे थे. इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन मोस्ट ऑफ द फार्मर इन लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री स्टिल डिपेंड upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. फार्मर्स जो हैं आज की तरह ट्यूबवेल्स या इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि मोस्टली मानसून या रेनी सीजन के ऊपर ही डिपेंड थे अपनी फार्मिंग को लेकर या नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड थे एग्रीकल्चर को लेकर. फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोज अ सीरियस चैलेंज. लेकिन पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी. प्रोडक्शन जो है वो उतना ही हो रहा था, यानी कि फार्मिंग में से जो प्रोडक्शन होता है वो उतना ही हो रहा था. So agriculture, which provide livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technological and institutional reform. पहले तो ये सब चल जा रहा था कि बिना टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म के प्रोडक्शन सही होता, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं थी. लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन को ही बढ़ाना ज़रूरी था. ये तभी आ सकता था कि जब कुछ सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो सके. दस कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉरपोरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. और इसीलिए ये कुछ ऐसे रिफॉर्म थे, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था कि ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करना, ख़त्म करना, कॉरपोरेशन करना, साथ ही साथ जो होल्डिंग्स हैं वो कुछ लोगों के हाथ में जो थी उनको बांटना. इस तरह के कुछ लैंड रिफॉर्म्स जो हैं आज़ादी के बाद किए गए थे. लैंड रिफॉर्म्स वॉर द मेन फोकस ऑन आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान. फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस जो था वो लैंड रिफॉर्म, ज़मीन सुधार जो है पॉलिसीज़ के ऊपर था. द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग. ये चीज़ आपको पता होगी कि जो ज़मीनें हमें एज ए हेरिटेज मिलती हैं हमारे फादर से, जो फार्मर्स होते हैं वो उनके बच्चों को मिलती हैं, वो ज़मीनों का साइज़ जो है वो आगे की पुश्तों से चलते चलते छोटा होता जाता है. जो फार्मिंग का जो साइज़ है, फार्मिंग एरिया है जो वो बढ़ता रहता है. सो द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इनैक्टेड बट द लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वॉज लेकिंग और ल्यूक. हालांकि कानून तो बनाए गए थे, सुधार के कानून तो काफ़ी बनाए गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन को लागू करने का जो काम था वो काफ़ी धीरे से चल रहा था या बिल्कुल ही कम था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960s एंड 1970s. और इसी चीज़ को सुधारने के लिए भारतीय सरकार ने इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1960s और 1970s में काफ़ी सुधार किए. उसमें एक सुधार है द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशन वे सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फार्मिंग से रिलेटेड है, फार्मिंग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है. बट दिस टू लेट द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज़. लेकिन ये भी जो रिफॉर्म्स से सुधार थे कुछ ही इलाकों में, कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में ही लागू किए गए थे. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which include both institutional and technological reform. इसीलिए क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन थे वो भी कुछ इलाकों में सिलेक्टेड एरियाज़ में लागू किए गए थे, इसीलिए 1980s और 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लागू किया गया ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल सभी तरह के रिफॉर्म किए जा सकें. जिसमें था
प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट। अगर सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, साइक्लोन आते हैं, आग लग जाती है या फसल को कोई कीड़ा लग जाता है, बीमारी हो जाती है, फसल ख़राब हो जाती है, तो उसका इंश्योरेंस किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक बनाए गए, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई जहाँ से लोग आसानी से, फार्मर जो है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकते थे। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप उठा गए ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि वो फार्मिंग करें। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे KCC कहते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, दीज आर सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर। मोरेवर स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ऑफ फादर वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। इसके अलावा जो गवर्नमेंट TV चैनल्स होते हैं और जो गवर्नमेंट रेडियो चैनल्स होते हैं, वहाँ पर किसानों से रिलेटेड बुलेटिन्स आते हैं जिसमें मौसम के हाल के बारे में बताया जाता है, बारिश होगी या नहीं होगी, आज धूप कैसी होगी, इसके बारे में बताया जाता है। और साथ ही साथ किसानों को फार्मिंग से रिलेटेड कुछ नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेट एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइस फॉर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स और टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्चुएटर एंड मिडलमैन। साथ ही साथ सरकार ने MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जो है फिक्स किया हुआ है कि जो चाहे उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार को सीधे अपना अनाज बेच सकता है। जो बीच में मिडिल मैन स्पेक्युलेटर्स होते हैं वो कम दामों पर फार्मर से सामान ग्रेन्स खरीदते हैं और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर मार्केट में बेच देते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने MSP भी जारी किया हुआ है कि जो किसान चाहे वो MSP पर सरकार को अपना अनाज बेच सकता है। ठीक है, सो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है बच्चों। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, ये अपने बुक में कट कर लीजिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फूड सिक्योरिटी टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम डायरेक्ट जो पढ़ेंगे वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी और जो बीच में टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं। सिर्फ अब लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर।